डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज चर्चा कर रहे हैं हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, मॉडर्न इंडिया के मनु, जिन्होंने हमें लॉ बुक दिया, ब्यूटीफुल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उत्सर्ग कर दिया दबे कुचले शोषित वंचित लोगों के उत्थान के लिए। उन बाबा साहब अंबेडकर को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स वेरी लिमिटेड वे, लेकिन उनके पॉलिटिकल थॉट को समझने की करेंगे कोशिश, जो कि आपको बीए ऑनर्स से लेके सिविल सर्विसेज हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। वेल रिसर्च्ड है एज यूजुअल। सो लेट अस बिगिन दिस फैसिनेटिंग डिस्कशन ऑन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पास्ट ईयर्स क्वेश्चन सिलेबस के साथ यदि देखें, सिलेबस बहुत सिंपल है। अंबेडकर, सोशल जस्टिस, ऑफ कोर्स बीए ऑनर्स के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने काफी कुछ कवर किया है जिसमें उनके पॉलिटिकल थॉट, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी पे बहुत सारे विचार मैंने कोशिश की है इन 50 मिनट के वीडियो में लाने की। यदि हम 2019 में क्वेश्चन देखें, 2019-18 2 साल के क्वेश्चन अगेन मैंने डीयू बीए ऑनर्स के सेमेस्टर एग्जाम से लिए हैं। अन्य यूनिवर्सिटीज में ऐसे क्वेश्चन आते होंगे, इवन सिविल सर्विसेज में भी। अंबेडकर के व्यू जो है दो क्वेश्चन में, वो कास्ट सिस्टम पे है, एनालिसिस ऑफ कास्ट पे उन्होंने बुक लिखा था, फैमिली लिखित, उस पे ये दोनों क्वेश्चन है। 2017 में क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। टू अंबेडकर, जस्टिस इज अनदर नेम फॉर लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी एग्जामिन, ये मैंने कोशिश की है ठीक से बताने की। 2016 में है डिस्कस अंबेडकर व्यू ऑन डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस, वो तो इस पे काफी हम लोग डिस्कस करेंगे ही। आइए सबसे पहले बाबा साहब के लाइफ और टाइम को समझने की कोशिश करते हैं। अगेन ये स्लाइड बहुत क्रिंजी और बहुत मेस्ड अप लग रहा होगा, मैंने काफी सारी चीजें दी है, इसलिए होप यू अंडरस्टैंड एंड बियर विथ इट। कई चीजें मुझे बतानी है, इसलिए मैं गो फास्ट। उनका जन्म 1891 में हुआ, मऊ में, एमपी में। उसका नाम भी मऊ का चेंज होते रहता है। कास्ट से वो महार थे। महार जाति जो है वहां अनटचेबल्स मानी जाती थी, लेकिन वो मिलिट्री में उनका बहुत प्रेजेंस था। लगभग 10% जो है वो आर्मी में, जो है ब्रिटिश आर्मी में उनका रिप्रेजेंटेशन था। उसको एक समय में बंद कर दिया गया था ब्रिटिश ने, उसके अगेंस्ट में उन्होंने आंदोलन भी किया था कि क्यों बंद किया। बहुत ज्यादा महार जो है आर्मी में जाते थे। उनके फादर भी आर्मी के ही स्कूल में एक हेडमास्टर थे, तो आप समझ सकते हैं कि कोई बहुत दबे कुचले उस समय में, मतलब सोशियो इकोनॉमिकली देखिए तो उनके फादर जो हेडमास्टर थे, इसलिए उनको एक अच्छी शिक्षा मिली, लेकिन फिर भी वो जाति से जो है वो अनटचेबल्स में आते थे। एजुकेशन उनकी बहुत ही अच्छी हुई थी, सरप्राइजिंगली। उन्होंने ग्रेजुएशन किया इल्फिस्टन कॉलेज मुंबई से, पीएचडी उन्होंने किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, वहां उन्होंने थीसिस की। उसके बाद वो इंग्लैंड गए, वहां उन्होंने मास्टर्स किया एलएससी से, डीएससी। ऑफ कोर्स मेरे वो एलुमनाई हैं, तो मैं कह सकता हूं। उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस जो है एलएससी लंदन से किया, और फिर वहां बहुत फेमस ग्रेज इन है जो बार है, वहां से उन्होंने बैरिस्टरशिप किया। जब वो लौटे तो आप समझ सकते हैं कि वो पूरे मुंबई, जो उस समय बॉम्बे जो प्रोविंस था, उसके सबसे ज्यादा एजुकेटेड पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में आए। आप समझ सकते हैं, एक अनटचेबल्स उस समय में होने के बावजूद। लेकिन उनको हेल्प जो है वो गायकवाड़, जो महाराजा थे गायकवाड़ बड़ौदा के, उनसे मिला था। और साहू जी महाराज जो कोल्हापुर के थे, वो बैकवर्ड कास्ट के बहुत बड़े हिमायती थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम 50% रिजर्वेशन दिया था, तो उनसे भी उनको स्कॉलरशिप मिला था, इसलिए इतनी पढ़ाई कर सके वो। उसी एजुकेशन के दौरान उनके जो पॉलिटिकल थॉट हैं क्रिस्टलाइज होते हैं, काफी चीजें वो लिखते भी हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सपोर्ट में, लेकिन फ्लेक्सिबल रैशनलिस्ट ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी उनके उभर के आती है। वो राइट्स के चैंपियन बनते हैं और सोशल जस्टिस के भी चैंपियन। अब यदि हम लोग देखें कि वो इंडिया आने के बाद सालों साल उन्होंने क्या किया है, तो 1923 को यदि हम लें तो वो इंडिया लौटते हैं, वहां वो पढ़ाते हैं, लीगल प्रैक्टिस करते हैं बॉम्बे में, और बहुत एक्टिव रोल शुरू कर देते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अनटचेबल्स के लिए। उसके लिए वो बहुत सारे जर्नल पब्लिश करते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ दिया है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने जो है पैम्पलेट लिखे, जैसे एनालिसिस ऑफ कास्ट, एंड बहुत सारे पेटिशन देते थे गवर्नमेंट को, विटनेसेस देते थे, डिप्रेस क्लास कॉन्फ्रेंसेस करते थे, उसके चेयरमैन भी बने। 1927 में यदि आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट उनके जीवन के लिए है, वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनते हैं, पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं, एक तरह से फॉर्मल। महद कॉन्फ्रेंस होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट में, वहां पे वो सत्याग्रह करते हैं। एक पानी, मतलब कि समझिए एक वाटर टैंक जो शहर में होता है, उसको पीने से मनाही थी, तो वो 14 टैंक जो था वहां पे वो लोग जाते हैं। उस कॉन्फ्रेंस के बाद पानी पीने की कोशिश करते हैं, वायलेंस होता है, उससे गुस्सा होते हैं, समझिए क्या हालत थी। और वो मनु स्मृति को जो है वो पब्लिकली बर्न करते हैं
कि यही सब जो है जड़ है हमारे व्यवस्था की कि शूद्रों को कैसे ट्रीट करना चाहिए। 1928 में जो है वो एविडेंस देते हैं साइमन कमीशन के सामने, उनकी विटनेस होती है वहां, वो काफी सारी अपनी थॉट्स को रखते हैं कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए इंडिया का। उसी समय उसी साल में वो टेम्पल सत्याग्रह करते हैं। अब टेम्पल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, नासिक में कालराम टेम्पल में, वहां भी उनको बहुत विरोध झेलना पड़ता है। आप इन सब से क्या देख सकते हैं कि वो हिंदू धर्म के अंदर रहते हुए उन्होंने कोशिश की कि जो अनटचेबल्स उनको एसिमुलेट किया जाए, लेकिन जब वो फेल हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तब वो हिंदू धर्म से अलग हुए। उन्होंने कोशिश की। 1930 में जो है ही चेयर ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कांग्रेस जो नागपुर में हुआ था। 30 से 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, एक अलग ही कहानी, उसे पूरी स्लाइड बन सकती है। वहां पे वो दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मांगते हैं जो कि उनको दिया जाता है ब्रिटिश रूल के द्वारा। उसको गांधी जी अपोज करते हैं, वो यरावादा जेल में वो फास्ट ऑन टू डेथ करते हैं। इन पे बहुत प्रेशर पड़ता है अंबेडकर पे कि मान जाइए, सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ दीजिए, और वो पूना पैक्ट करते हैं अंदर दबाव। वो काफी इस बात से दुखी होते हैं, लेकिन वो रिजर्वेशन मांगते हैं एक स्पेशल टाइप का जो उनको मिलता है, अभी भी उस फॉर्म में है अभी कॉन्स्टिट्यूशन में। 1935-36 में उन्होंने डिक्लेयर किया फ्रस्ट्रेट होकर के कि आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू, मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, जन्म मैंने जरूर हिंदू के रूप में लिया है। 1936 में उनको बुलाया जाता है जात पात तोड़क मंडल जो लाहौर में है, वहां पे पढ़ने के लिए एक भाषण कास्ट सिस्टम पे। उसके लिए वो लिखते हैं एक ऐसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट को कैसे जो है खत्म कर दिया जाए, लेकिन उनको वो पढ़ने नहीं दिया जाता सोशल प्रेशर में, लेकिन उस बुक और पैम्पलेट के फॉर्म में उसको छपवाते हैं। उसी से उनके कास्ट के बारे में काफी सारे आइडियाज निकलते हैं। 1942 में उनको मेंबर बनाया जाता है वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। वहां पे काफी सारे वो काम करते हैं डिप्रेस क्लास के लिए, लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली जो हो सकता था उस समय में। 1946 में उन्हें चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाता है। वहां पे समझिए वो मॉडर्न मनु बनते हैं, वो हमें लॉ देते हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके वो प्रणेता बनते हैं। वैसे उन पर बहुत सारा दबाव भी पड़ता है, उनके बहुत सारे थॉट उसमें नहीं लिए जाते हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ढकेल दिए जाते हैं। 1947 में जो है पहले लॉ मिनिस्टर बनते हैं नेहरू के कैबिनेट में, लेकिन 1951 में हिंदू कोड बिल और अन्य कई इश्यूज पे जो है वो त्यागपत्र दे देते हैं। 1956 में वो कन्वर्ट कर लेते हैं अपने बहुत सारे अनुयायियों के साथ में बुद्धिज्म को, और उसी साल उनकी मृत्यु होती है। उनके कुछ बुक्स यदि प्रोमिनेंट देखें तो कास्ट इन इंडिया है, एनिलिसन ऑफ कास्ट मैंने बताया 1936 में है, हु वेयर द शूद्राज 1946, और अनटचेबल्स हु वेयर अनटचेबल्स वो भी लिखते हैं। द बुद्धा एंड हिज धम्मा 1997 लिखते हैं। मैंने यहाँ पे सोसाइटीज उनकी जो दिए हैं वो दिए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, आप देख सकते हैं कितने सारे उन्होंने बनाया। उन्होंने 3-3 पॉलिटिकल पार्टीज बनाया। वो पहली पॉलिटिकल पार्टी तो वो लेबर पार्टी इंग्लैंड से इन्फ्लुएंस थे, वो सक्सेस भी हुए थे, लेकिन उसके बाद वो खास पॉलिटिकली वो सक्सेस नहीं हो पाए। सो दिस वाज द लाइफ एंड टाइम ऑफ भीमराव रामजी अंबेडकर बाबा साहब। अब यदि हम उनके थॉट्स जो कास्ट सिस्टम पे है उसको यदि हम समझने की कोशिश करें, वो बहुत फाउंडेशनल थॉट है उनके। यदि हम इस स्लाइड को मैंने थोड़ा एनिमेटेड बनाया है। अ, यदि ओरिजिन ऑफ कास्ट पे देखें, इनकी दो किताबों से आता है। एक तो कास्ट सिस्टम इन इंडिया आपने देखा, एनिलिसन ऑफ कास्ट, उससे मैंने काफी ज्यादा लिया है सेकंड एनिलिसन ऑफ कास्ट से। ओरिजिन ऑफ कास्ट पे भी उन्होंने सोचा कि कहाँ से ये कास्ट सिस्टम आया। उन्होंने अपनी क्या थ्योरी दी कि सबसे पहले ब्राह्मण जो है वो एक क्लास जैसा था, ब्राह्मण पृष्ठ थे, वेद का पाठ करते थे, नॉलेज का मोनोपोली था, तो उनको लगा कि इतने प्रिविलेज पोजीशन में कि उन्होंने अपने को क्लोज कर लिया। मतलब ब्राह्मण ने अपना इंडोगेमी शुरू कर दिया, अपने में शादी करना, दूसरे को रोक दिया अपने कास्ट में शादी करने से। इस तरह से वो एक कास्ट बन गए। और फिर अदर क्लासेस जो थे, अदर ऑक्यूपेशनल क्लास, वो भी ब्राह्मण को देखा देखी जो है वो भी अपने को कास्ट बना लिया इस तरह से। तो उनके अनुसार से ब्राह्मण ने शुरू किया कास्ट सिस्टम। दूसरा उनका कहना था कि जो इंडोगेमी है, ओवर एक्सोगेमी, ये क्या होता है इंडोगेमी, ये एंथ्रोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। मतलब आप देखेंगे हिंदूज में तो एक्सोगेमी होती है, सेम गोत्र में शादी नहीं होती है, गोत्र से बाहर शादी करनी है लेकिन कास्ट के अंदर करना है, तो गोत्र के बाहर ये एक्सोगेमी है, और सेम कास्ट के अंदर करना इंडोगेमी है। तो इंडोगेमी ओवर एक्सोगेमी वाज द मेन बेसिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। उनका कहना था कि इस तरह से कास्ट सिस्टम जो है बढ़ी। फीचर उन्होंने कास्ट सिस्टम के काफी सारे दिए, मैंने यहाँ पे कुछ कुछ मैं लिख रहा हूं। उनका सबसे इंटरेस्टिंग था, वो कहते थे कि ये ग्रेडेड इनइक्वलिटी है। क्योंकि ग्रेडेड इनइक्वलिटी क्या है, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ऊपर है दूसरा व्यक्ति नीचे, एक ग्रुप ऊपर है दूसरा ग्रुप नीचे है, इस ग्रुप के अंदर सब में इक्वलिटी है, लेकिन ये ग्रुप खुद बेचारा जो है इस ग्रुप से नीचे है। तो ये ग्रेडेड इनइक्वलिटी है। आप जो है एक इंडिविजुअल को असाइन नहीं करते हो कोई खास जॉब, आप एक ग्रुप को असाइन कर देते हो। ये देखिए ग्रुप आइडेंटिटी बनाते हो आप। और ये जो है उनका कहना था कि ये श्रम का विभाजन नहीं है, ये श्रमिकों का विभाजन है। मतलब नॉट डिवीजन ऑफ लेबर बट डिवीजन ऑफ लेबरर।
स्टीम अपवर्ड एंड कंटेम्प्ट डाउनवर्ड, मतलब वो डिफरेंस वर्ड यूज करते हैं। मतलब आप ऊपर जाओगे तो आपको सम्मान मिलते जाएगा, नीचे जाओ कास्ट हायरार्की में तो आपको दुत्कार और कंटेम्प्ट मिलता जाएगा। तो ये बिल्कुल अनजस्ट टाइप का फीचर है। हैज इकोनॉमिक बेसिस, उनका कहना था इसमें कोई नेचुरल नहीं है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड व्यवस्था है, कोई इसका भगवान द्वारा नहीं दिया गया, डिविनिटी नहीं है, जो वर्ण आश्रम धर्म जो हिंदू मैथोलॉजी कहते हैं उसको नकार देते हैं। वो कहते हैं कि मार्क्सिस्ट जैसा है, ये एक इकोनॉमिक बेसिस है। इसमें क्या है कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो कंट्रोल किया जाता है कुछ सेलेक्टेड फ्यू माइनॉरिटी के द्वारा, और बाकी लोग अपना लेबर देते हैं। तो जैसे मार्क्सिज्म में थॉट होता है कैपिटलिस्ट क्लास का, उसी तरह से है यहाँ पे भी। और इसका जो है मटेरियल बेसिस है, इसको हटा दिया गया, मतलब बहुत मेजोरिटी को जो है इकोनॉमिकली उनको डेस्टिट्यूट बना दिया गया, मतलब उनको जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से बाहर कर दिया गया, उनको लेबर बना दिया गया। देन उनका कहना था कि जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जो शास्त्र हैं, स्मृतिज हैं, मनु स्मृति, वो सब इसको सैंक्टिफाई करते हैं, वो उसको नर्चर करते हैं, सस्टेन करते हैं कास्ट सिस्टम को, उसको एक तरह से डिविनिटी दे देते हैं। वो मिथ्स में चला जाता है। मिथ क्या है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले हैं और जंघा से वैश्य निकले हैं और पैर से शूद्र निकले, इस टाइप की मिथ्स जो हैं वो घुल मिल जाती हैं। जब हजारों साल से वो कस्टम ट्रेडिशन में आ जाता है तो वो एक तरह से वो एक रूप ले लेता है, डीपली इंटरनलाइज हो जाता है। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि इसको हम तर्क से काट भी सकते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो नेचुरल है, मतलब गॉड गिवन है। इस तरह से वो कास्ट को देखते हैं। उनका बहुत तरीके से वो डिराइड करते हैं कास्ट को, भी और आगे हम देखेंगे। उनका कहना था कि इसने स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी खत्म कर दिया है, इंडियन सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है, इसको वीक बना दिया है, डिपेंडेंट रिग्रेसिव बनाया है। यदि हम देखें कि उनके और क्या क्या थॉट थे, कास्ट कितनी तरीके से हार्म करता है, मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश की है। उनके अपने शब्द में, सॉरी फॉर दिस एनिमेशन, उनके अपने शब्द में, किसी भी डायरेक्शन में जाओ भाई, ये कास्ट तुमको एक मॉन्स्टर की तरह दिखेगा। टर्न इन एनी डायरेक्शन, कास्ट इज ए मॉन्स्टर इन योर पाथ। इट मेक्स पॉलिटिकल रिफॉर्म मीनिंगलेस। इसके रहते हुए ना तो कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म हो सकता है, क्योंकि आपको क्या होगा, आपको यदि एक वोट एक व्यक्ति मिल भी जाए तो आप यदि हो डाउन टोडन क्लास के तो आपको क्या मिलेगा। जैसे वो एग्जांपल देते हैं कि मान लो वोटर के लाइन में जो है एक दलित खड़ा है, एक ब्राह्मण खड़ा है, तो वो दोनों तो बराबर है वोट इलेक्शन के टाइम में, वोट देने के टाइम में, लेकिन जब वो अपने घर जाता है क्या बराबर रह जाता है। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म को भी कास्ट सिस्टम डिफीट कर देता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म भी नहीं हो सकती है, क्योंकि सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तो आपने कुछ सेलेक्टेड कास्ट माइनॉरिटी को दे रखा है। इट हैज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी, क्रिएटेड क्लास एंटागोनिज्म, हमेशा लड़ाई होती रहती है, पूरा डिवाइड है। कंडेम द अनटचेबल्स, ये तो बहुत ही एक तरह से घृणित है, इनह्यूमन था कि आप अनटचेबल्स को जिस तरह से रखते हो समाज में और उसको इनह्यूमन कंडीशन में। इट मेड द इंडियन सोसाइटी क्लोज्ड, बिल्कुल क्लोज सोसाइटी हो गया, कंजर्वेटिव हो गया, हम बैकवर्ड लुकिंग हो गए, रेट्रोगेट हो गए, बैकवर्ड हो गए। इट हैज मेड द इंडियन पीपल वीक एंड डिपेंडेंट, क्योंकि जब आपको स्लेवरी की आदत पड़ जाती है तो आप वीक डिपेंडेंट हो गए ही, जो कि फेमिनिज्म भी यही कहता है। इट जनरेटेड एरोगेंस, सेल्फिशनेस, परवर्सिटी इन सेक्शंस ऑफ हिंदू, सिंस इट स्नैच्ड ऑक्यूपेशनल फ्रीडम फ्रॉम इंडिविजुअल। आपने छीन लिया ना, आपको मतलब हक ही नहीं है, किसी में एप्टीट्यूड है बनने की साइंटिस्ट, लेकिन आप उसको बोलते हो नहीं तुम कारपेंटर बनोगे, लाइक दैट। सो मेनी फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम जॉब, जो मार्क्स बोलते हैं वो शुरू हो गया, आप अपने जॉब से एलिनेट हो रहे हो, क्योंकि आपको जबरदस्ती ठूसा गया है, क्योंकि आपका ये खानदानी पेशा है, आपका ये जाति है। इट ऑल्सो हिंडर एडजस्टमेंट इन द जॉब एज पर द चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरमेंट। अब जब मान लीजिए कि किसी को एजुकेशन लेकर के कुछ दूसरा जॉब भी करना है तो आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप जॉब में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, उससे होगा क्या, अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। उनका कहना था इंडिया में जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है ना, और इकोनॉमिक हमारी दास्ता होती जा रही है, वो कास्ट सिस्टम के, क्योंकि लोगों को फ्रीडम नहीं है ऑक्यूपेशन का। The caste system disorganized and demoralized the Indian people, especially the Hindus. It made the purification movement. उन्होंने कहा था कि आर्य समाज जो चला रहे हैं दयानंद सरस्वती, प्यूरिफिकेशन, वो क्या है कि जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं मुस्लिम या क्रिश्चियन में, वो लौट के हिंदू में आ जाओ। कहना भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब वो हिंदुइज्म में आएंगे तो आप क्या कहाँ रखोगे उनको, वो सबसे पहले पूछेंगे हमको कौन सा कास्ट दोगे, क्योंकि यहाँ तो हिरार्की है, हमारी स्टेटस है, हमारा पूरी आइडेंटिटी है। तो आपका शुद्धिकरण मूवमेंट भी एक कास्ट जो है सिस्टम डिफीट कर रहा है। इस तरह से उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर इंडियन सोसाइटी, इसलिए इसका एक ही उपाय भाई, इसको एबोलिश कर दो, एनिलेट कर दो। अब उनका कहना था कि कैसे करोगे, तो कास्ट सिस्टम जो है वो एनिलेट तो होना चाहिए, लेकिन कैसे होगी। तो उनका कहना था कि ये रिफॉर्म तो हो नहीं सकता है, एक ऐसा जर्जर ये घर है कि जिसकी आप नींव इतनी हिली हुई, इतनी बेकार है कि आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते, उसको सीधा गिरा करके डिमोलिश कर सकते हो, क्योंकि ये अगेंस्ट मॉरल आइडियल्स है और इसलिए इसको एबोलिश करना चाहिए, ये सोशल यूटिलिटी के भी खिलाफ है। तो वो यूटिलिटेरियन व्यू भी लेकर के आते हैं।
नॉर्मेटिव आइडियलिस्ट भी लेके आते हैं, हर तरह से वो कहते हैं कि कास्ट जो है उसको खत्म कर दो। कैसे कास्ट खत्म करोगे, उनको कुछ विचार वो देते हैं, वैसे क्या वो कर पाए, उन बेचारे को छोड़ना पड़ा, मतलब हिंदुइज्म छोड़ना पड़ा। उनका कहना था सबसे पहले तो क्या करो कि प्रीस्टहुड जो है ऑल कास्ट के लिए ओपन कर दो, एलिजिबिलिटी कर दो कि तुमको इतने शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, एक टेस्ट ले लो गवर्नमेंट मैंडेटेड, और फिर जो है सबको मंदिर में पुजारी हर कास्ट के लोग होना चाहिए। उससे ब्राह्मण का जो है मोनोपोली खत्म होगा, कास्ट सिस्टम टूटेगा। इंटर कास्ट मैरिज उनका कहना था बहुत बड़ा लिबरेटिंग है, इंटरकास्ट को प्रमोट करो, उसको इंसेंटिव दो जिससे कि लोग करें। अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए जरूरी है कि जब आप, उनका कहना था अनटचेबल्स यदि वो जाते हैं सिटी में रहने के लिए, फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां उनसे कोई नहीं पूछता, इवन ट्रेन में साथ में लोग सफर करने देते हैं। तो उन जगहों पे जाओ जहां कास्ट की कोई महत्ता नहीं है। लीगल और सोशल रिफॉर्म तो उनका बहुत बड़ा था कि लीगली जो है, जैसे कि अनटचेबिलिटी को उन्होंने लीगली बैन करवाया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करके काफी सारे राइट्स तुम सबको दोगे तो उससे भी कास्ट सिस्टम जो है खत्म होगा। जैसे राइट टू इक्वलिटी है, अनटचेबिलिटी खत्म करना है, राइट टू लिबर्टी है, जस्टिस है, जो जो गारंटीड हमको जो आर्टिकल जो देते हैं 14 से 31 के बीच में। सो स्टेट सोशलिज्म उनका कहना था कि एक और बहुत बड़ा तरीका है। स्टेट सोशलिज्म क्यों? जैसे एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि मान लो हम कलेक्टिव फार्मिंग कर रहे हैं, उनका कहना था कि स्टेट जो है सारा खेत को अपना नेशनलाइज कर ले और फिर हर विलेज को वो खेत को दे दे, उसको पानी खाद और सारे इनपुट्स दे, और वहां पे कोई कास्ट प्रिविलेज नहीं है, सब कोई बराबर जो है तरीके से काम करे, विलेज सोसाइटी उसको डिसाइड करे और फिर अपने इनकम को बांटे। तो इस तरह से कास्ट जो है खत्म हो सकती है यदि स्टेट जो है खुद अपने हाथ में इकोनॉमिक ले ले, ये छोड़ ना दे प्रिविलेज कास्ट के लिए। तो इस तरह से उनके व्यूज जो है कास्ट सिस्टम पे आप देख सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट आपको नोट के लिए दिया है। यदि उनके थॉट अनटचेबल्स पे देखिए, सॉरी यहाँ पे ये गलत है, तो अनटचेबल्स के लिए देखिए तो वो भी जो है कास्ट सिस्टम का एक पार्ट निकल करके आता है। वो उन्होंने पूरी किताब लिखी है कि हु वेर शूद्रास। यहाँ पे एक लाइन में आप समझिए तो उन्होंने आर्यन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। पहले क्या थी कि जो आर्य हैं वो सेंट्रल एशिया से आते हैं, वो गोरे हैं, ऊंचे हैं, नॉर्डिक टाइप के हैं, लंबी नाक, ऊंची कद, वो लोग जो हैं वो बेसिकली वो जो हैं हिंदू होते हैं, वो वेदास का मंत्र पाठ करते हैं। और जो अनार्य हैं, जो कि काले हैं, ठिगने हैं, यहाँ के नेटिव हैं, उनको उन्होंने हरा दिया और उनको जो है वो द्रविड़ डायरेक्शन में भेज दिया, मतलब विंध्याचल पर्वत के पार भेज दिया, और वही लोग में से कुछ जो है शूद्र हैं। इस टाइप का जो थ्योरी है वो चलती थी उस समय में काफी प्रोमिनेंटली, उसको उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग ब्रोकन मैन है। ब्रोकन मैन मतलब क्या होता है? सोसाइटी से जो कट जाते हैं। और इन लोगों ने जो अनटचेबल्स थे वो लोग बुद्धिज्म अपना लिए थे, और बुद्धिज्म अपनाए तो उन्होंने सारे हिंदू के जो खान पान सबको छोड़ दिया, वो बीफ खाने लगे, वो शराब पीने लगे, और वो गांव के बाहर जैसे रहने लगे। अब ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणिज्म, हिंदुत्व एक उस समय में एक उभार लिया था उन्होंने। 7th 8th सेंचुरी में आप देखिएगा तो उन्होंने बुरी तरीके से बुद्धिज्म को हरा दिया इंडिया में। तो वो उन लोगों ने जब वो हरा दिया तो ये लोग जो बुद्धिस्ट अपनाए थे उनको उन्होंने गांव के बाहर तो रहते ही थे, उनको एक तरह का आउटकास्ट कर दिया और उनको जो है अनटचेबल्स बना दिया। यही उनकी थ्योरी थी। दूसरा उनका कहना था कि अनटचेबल्स शुड रिगेन प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो वर्ड केवल नहीं है। उनका कहना था कि इसी से हमारा कल्याण होगा, अपने में जो है सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करो, अपना जो है प्राइड स्टीम पैदा करो। इसके लिए आपको मोरल डेवलपमेंट करना होगा। आप जो है ये शराब पीना छोड़ दो, आप बीफ खाना छोड़ दो, आप खुद इसको अपने को प्यूरिफाई करो। क्यों करना है ऐसा? ऐसा एक्ट ही नहीं करना है। देन ट्रेडिशनल जॉब भी छोड़ो, चमड़ा उतारना और गंदगी करना छोड़ दो, मत करो इसको। आप मूव कर जाओ अर्बन एरिया में, सिटीज में, वहां पे फैक्ट्री में काम करो, एजुकेशन लो, पढ़ाओ, टीचर बनो, डॉक्टर बनो। एंड जो कल्चरल ट्रेट्स भी आपका है, जैसे कि वो कहते थे कि वो जो तमाशा में भाग लेते हो, उस तरह भांड वाला, वो नहीं करना है। उस तरह के जो जो चीजें आपको आपको डिराइड करती है, आपको मोरली नीचे ले जाती है, नहीं करना है। देन उनका कहना था कि अनटचेबल शुड एक्वायर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, जैसा मैंने किया। उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि देखो मैंने क्या किया, कितना एजुकेशन लिया और उससे मुझे कितना फायदा हुआ। आप यहाँ पंडिता रमाबाई को याद कर सकते हैं। अनटचेबल शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अनटचेबल्स। उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि उनके लीडर जो है अनटचेबल के अनटचेबल ही होने चाहिए। जो हाई कास्ट हिंदू हैं वो नहीं लीड कर सकते, इसलिए वो गांधी जी पर कभी वो भरोसा नहीं करते थे कि वो अनटचेबल्स के लिए कुछ करेंगे। उनका कहना था कि ये सब जो है प्लैटिट्यूड है, मतलब एक तरह का दिखावा है, एक ढोंग है। जो अनटचेबल्स का दर्द केवल अनटचेबल समझ सकते हैं, वही लीडरशिप ले सकते हैं। उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कितनी लड़ाई की, मैंने थोड़ा सा आपको बताया पूना पैक्ट कैसे हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने रिजर्वेशन लिया, पॉलिटिकल लिया, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, ये उनका कहना था मिलना चाहिए, ये उनका हक है, ये सोशल जस्टिस है। क्योंकि जिनको हजारों साल से दबा कुचला गया है वहां पे इक्वलिटी का कोई मायने नहीं होता है। फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब
मतलब ये नहीं होता है कि आप एक लंगड़े और एक सही आदमी को 100 मीटर रेस दौड़ाओगे सेम रूल से। ये इनइक्वलिटी है। ट्रीटिंग इक्वल विथ अनइक्वल इज इनइक्वलिटी। ऐसा नहीं होना है। ही एग्जॉर्टेड कि आप जो है एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में जो है दलित क्लास अनटचेबल्स को दो बाय रिजर्वेशन। जब वो ऐसे पोजीशन में पहुंचेंगे, वो जज बनेंगे, वो बड़े नेता बनेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, तो वो जो है अपने एक डिग्निटी लाएंगे, प्राइड एंड डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट पूरे कॉम में आएगी। उससे जो है एक समता आएगी समाज में। स्टेट गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। उसका कहना था कि लेसेज फेयर स्टेट नहीं चल सकता इंडिया में कि आप मूक दर्शक बने रहोगे, जो होता है होता है। नहीं, आपको पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। आपको रिजर्वेशन देनी पड़ेगी, स्कॉलरशिप देना पड़ेगा, हॉस्टल खोलना पड़ेगा, उसको पैसे देने होंगे, आपको अलग थाना दलितों के लिए बनाना होगा, आपको कमीशन बनाना पड़ सकता, जो सब कुछ हुआ है अधिकतर, लेकिन किस तरह से हुआ है उस पर डिबेट हो सकती है। सो उनका ये कहना था कि अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी होनी चाहिए, लीगल रिड्रेस मिलना चाहिए, एजुकेशनल इकोनॉमिक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये उनके थॉट जो है अनटचेबल्स के बारे में थे। अब जो है हम लोग उनके पॉलिटिकल थॉट्स को अपने 3-4 स्लाइड में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, और वो कहां से निकल के आते हैं, उसमें क्या था, इससे कई सारे क्वेश्चन आप टैकल कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखें तो उनका जो सपोर्ट है वो लिबरलिज्म को तो है। वो एक तरह से लिबरल थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, लिबरल थे, रैशनलिस्ट थे, लेकिन बहुत क्वालिफाइड है। उसमें कई चीजों को वो नकारते हैं लिबरलिज्म में। क्या क्या वो नकारते हैं? ही सपोर्टेड लिबरल रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यहां तक तो ठीक है कि वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, लिबरल डेमोक्रेसी को। वो इसमें भी बिलीव करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रेमेडीज होना चाहिए। कोई रिवॉल्यूशन या वायलेंस से जो है सोशियो इकोनॉमिक चेंज नहीं हो सकता है, वो ग्रेजुअली होगा और वो लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली होगा। यहां तक ठीक है। लेकिन वो क्रिटिक थे अनचेक्ड कैपिटलिज्म के। उनका कहना था कि कैपिटलिज्म कैसे डेमोक्रेसी से चलता है उनके समझ में कभी नहीं आया। उनका तो मानना था कि कैपिटलिज्म एक कास्ट सिस्टम के जैसा है। आप उसी तरह से मोनोपोली करते हो कुछ माइनॉरिटी का मींस ऑफ प्रोडक्शन पे, बाकी को लेबर क्लास बना देते हो, तो इनह्यूमन है, इनइक्वल है। तो कैसे चल सकता है? ये सब कोई उठाते हैं लिबरलिज्म में कि आप ऊपर पॉलिटिकली जो है पी में जो है इक्वलिटी है, लेकिन जो आपका सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी, उसमें आपका इनइक्वलिटी। यही जो है मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट उठाती हैं, कई उठाते हैं कि लिबरलिज्म एक ऐसा छद्म है, पॉलिटिकल इक्वलिटी बट सोसाइटल इनइक्वलिटी, इकोनॉमिकली इनइक्वलिटी। फ्री मार्केट इकोनॉमी को भी इसी बेसिस पे वो डेराइव करते हैं, दूसते हैं। लिसज फेयर स्टेट को नहीं मानते। मैंने आपको बताया कि स्टेट मूक दर्शक नहीं रह सकता, सोशल मामले में वो हट नहीं सकता। जो 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 लिबरल स्टेट है, मिनिमल स्टेट, जिसको नाइट वॉचमैन स्टेट बोलते हैं, नो, आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, आपको लिबर्टी पॉजिटिवली देना होगा। देन वो जो है सोशलिज्म के भी बड़े समर्थक थे, लेकिन वो मार्क्सिस्ट थोड़े अलग थे। ये नहीं कि जो जो कम्युनिज्म चाइना और सोवियत रूस ने अपनाया, लेकिन किस किस तरह से देखिए। ही सपोर्टेड स्टेट सोशलिज्म। उनका मानना था कि स्टेट को सारा नेशनलाइज करना चाहिए, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये तो यहां तक मानते थे। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी का भी कॉन्सेप्ट था कि लिबर्टी ये नहीं है कि बस आपको कंस्ट्रेन से मुक्त कर दे, कि आपको कुछ भी करने की आजादी है, बल्कि कुछ करने की आप में कैपेबिलिटी नहीं है तो आजादी से क्या मतलब। वो कैपेबिलिटी अप्रोच अपनाते थे। पॉजिटिव लिबर्टी मतलब आप लोगों को कैपेबल बनाइए कि अपने पोटेंशियल का 100% यूज कर सके। उसके लिए आप उसको शिक्षा दीजिए, उसके लिए उसको इकोनॉमिक सपोर्ट दीजिए, उसके लिए वैसी व्यवस्था बनाइए जहां पे कि फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी हो। तो उस टाइप का वो कॉन्सेप्शन लिबर्टी का था। यहां वो हट जाते हैं लिबरलिज्म से और सोशलिज्म की तरफ जाते हैं। लेकिन वो क्या क्या चीजों में सोशलिज्म से कट जाते हैं? वो वायलेंट रिवॉल्यूशन जो था उसको बिलीव नहीं करते थे सोशल चेंज के लिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन लीगल अप्रोच अपनाते हैं। वो डिक्टेटरशिप किसी भी तरह का पसंद नहीं करते थे। तो डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिएट को भी वो डिराइड करते थे, दूसते थे। और जो कम्युनिस्ट सोसाइटी में जो इंडिविजुअल राइट्स का हनन किया गया था उसके बिल्कुल घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि राइट्स जो है वो जरूरी है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो इस तरह से वो क्वालिफाइड सपोर्ट टू सोशलिज्म था। इसी तरह से आप देख सकते हैं इन दोनों को यदि आप मिला दीजिएगा ना, तो उनका क्या निकलता है? ही सपोर्टेड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब ये सोशलिज्म के पीछे एक प्रीफिक्स लग गया, इस पे बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है इसके मायने क्या है, लेकिन इसको इस तरह समझिए कि अभी मॉडर्न वर्ल्ड में जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, वो इसको अपनाते हैं। और कई खास करके इवन जर्मनी भी, फ्रांस भी और इंग्लैंड भी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के कुछ पार्ट। इसमें होता क्या है कि इट इज अ प्रोग्रेसिव मूव टू डेमोक्रेसी टुवर्ड्स सोशलिज्म। मतलब डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी सोशलिज्म के तरफ जाए, लेकिन राइट्स को बचाते हुए, ये उनका मानना था। इट्स ए काइंड ऑफ सोशल डेमोक्रेसी फॉलोड बाय, उन्होंने बता दिया, मिक्स्ड प्लान इकोनॉमी होनी चाहिए, जो इंडिया ने अपनाया। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को भी वैल्यू दो,
पब्लिक सेक्टर को भी प्लान्ड इकोनॉमी हो, कलेक्टिव फार्मिंग जो कि एकदम बिल्कुल सोशलिज्म टाइप से, उस पर विवाद हो सकती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लेकिन होनी चाहिए, सोशलिज्म विद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नॉट कि एक पार्टी सिंगल पार्टी रूल होगा, एफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए जो मैंने बताया, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल जस्टिस जो है वो मेन पॉलिटिकल एम होना चाहिए। इस तरह से यदि हम देखें तो उनके पॉलिटिकल थॉट के तीन पिलर हैं, वो अंडरपिन तीन चीज करते हैं, राइट्स जो एकदम उनके लिए सैक्रोसैंक्ट है, सोशलिज्म जो एक अलग टाइप का सोशलिज्म है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी तो घुसा हुआ हर जगह है क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से ही सोशलिज्म को चलनी है, और डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं वो इंश्योर होने चाहिए। देन उनका फाइनल यदि आप थॉट देखें तो उनका कहना था कि सोशल रिफॉर्म इज प्रायर टू पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म। उनका कहना था कि बेकार है, पॉलिटिकल आजादी ले लोगे कुछ नहीं होगा। क्या होगे, जो कास्ट डीप इंटरेस्ट हैं, सोशियो इकोनॉमिक लैडर में ऊपर हैं, वो सारे पॉलिटिकल पावर हथियार लेंगे तो और वो खराब हो जाएगी, मतलब और जो दबे कुचले लोग हैं और नीचे चले जाएंगे। पहले सोशल रिफॉर्म करो, और इकोनॉमिक रिफॉर्म भी नहीं हो सकती है। आपने देखा जमींदारी सिस्टम को हटाने में कितनी मुसीबत हुई, क्योंकि जो इकोनॉमिकली जो बेहतर कंडीशन में वही कास्ट है, अपर कास्ट है, तो वो उसको रोकेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म को। तो इसका उनका कहना था कि कास्ट सिस्टम को बगैर खत्म किए हुए और भी सोशल इविल को बगैर खत्म किए हुए आप पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म करना बेकार है, ढोंग है। और यही थॉट देखिए जो है राजा राम मोहन रॉय रखते हैं, आपको मैंने पढ़ाया, यही थॉट विवेकानंद जी रखते हैं, यही थॉट टैगोर रखते हैं। कई जो है एक धारा में चलते हैं उस समय में इंडिया में 100 सालों में कि पहले हमारा सोशियो रिलीजियस स्पिरिचुअल रिफॉर्म होना चाहिए, जो इंग्लैंड में हुआ, जो यूरोप में हुआ, तब जाकर के वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक, तब लास्ट में पॉलिटिकल रिफॉर्म हुआ। यहाँ पे आप पहले ही पॉलिटिकली आप इंडिपेंडेंट हो जाना चाहते हो तो एक तरह से रेट्रोगेट सोसाइटी, मतलब आप बोलते नहीं हो गार्बेज इन गार्बेज आउट, कंप्यूटर में हम बोलते हैं, तो उसी तरह से एक खराब सा घटिया सा सोसाइटी पॉलिटिकल फ्रीडम लेकर के और घटिया बन जाएगा, मतलब इन लोगों का ये मानना था। इस पे विवाद हो सकता है, डिबेट हो सकती है। सो दिस इज हिज फर्स्ट स्लाइड जो मैं आपको बता रहा हूं उनके पॉलिटिकल थॉट पे। यदि उनके पॉलिटिकल थॉट के फर्स्ट पिलर को देखें, राइट्स, तो लेट अस सी कि उन्होंने कहा था त्रिमूर्ति ऑफ राइट्स हैं, तीन मतलब कि अधिकार के तीन जो हैं त्रिमूर्ति हैं, वो है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। मतलब जो आप जानते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकला हुआ था, लेकिन उनके लिए केवल ये एक नारा ही नहीं था, ये एक ऐसा था, एक इतनी ताकत थी इन तीनों वर्ड में कि वो समाज में समता ला सकती थी, सोशल जस्टिस ला सकती थी। उनके अनुसार से जस्टिस का मायने ही है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लाना। थोड़ा सा देखें कि उनका मायने क्या था इन वर्ड से। इक्वलिटी उनके रैशनलिस्ट ह्यूमनिज्म से निकल के आता था। ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल एज दे पोजेस फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक दैट आर कॉमन टू ह्यूमैनिटी। ये तो मैंने आपको बताया, टैगोर से लेके विवेकानंद, राजा राम मोहन राय यही कहते थे, जो भी ह्यूमनिज्म होगा, कि भाई मानव जो है वो एक है, क्योंकि सब में एक ही क्रिएटर एक ही तरीके से बसता है। तो ऐसे में जो है कोई भेदभाव होने का सवाल ही नहीं उठता है। इक्वलिटी में मोरल इक्वलिटी, मतलब सबका मोरल वर्थ एक है, यही जो है इक्वलिटी का मेन बेसिस है। इसके अलावा जो रॉल कहते हैं वो भी कहते थे फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सिंपल इक्वलिटी, जो निगेटिव सेंस में इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी नहीं, कि आप जो है दो आदमी को खड़ा कर दो, एक का हाथ बांधा हुआ है, मान लो एक जो है शरीर से विकलांग है, दूसरा स्वस्थ है, और उसको दोनों को एक 100 मीटर का रेस जो है वो सेम कंडीशन में दौड़ना है। ये ट्रीटिंग अनइक्वल इक्वल इज द ग्रेटेस्ट इनइक्वलिटी। फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी क्या होता है, एक गरीब का बच्चा यदि किसी अमीर के बच्चे के साथ compete करता है किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो गरीब के बच्चे को आप फ्री कोचिंग दो, उसको बुक्स दो, उसको सुविधा दो, उसको ऐसी फैसिलिटी दो, उसको लैपटॉप दो, इंटरनेट दो, तब जो है उसको मुकाबला कराओ। ये फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी है। उनका कंसेप्शन भी ऐसा ही था। देन उनका कहना था कि ये कहना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो बायोलॉजिकल है, ये बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि कुछ लोग जो है शरीर से उतने फिट नहीं हो, इवन मेंटली भी उतना मतलब स्ट्रांग नहीं हो वो, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। इवन द बेस्ट इज नॉट द फिटेस्ट, हो सकता है कि बेस्ट फिटेस्ट नहीं हो, लेकिन सबका सर्वाइवल होना चाहिए। लिबर्टी उनके अनुसार से पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी है, जहां पे कि फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपको ऐसी कैपेबिलिटी प्रदान करने की कोशिश की जाती है एक व्यवस्था से, जिससे कि आप कुछ कर सको। जैसे कि एक विकलांग को यदि हमने सिनेमा घर में जाने के लिए ऐसा बनाया कि वो आसानी से अपना व्हील चेयर के साथ जा सकता है, इस तरह से हमने रैंप बनाया, सीढ़ी बनाई, तो ये हमने उसकी फ्रीडम को बढ़ा दिया।
हमने यदि किसी गरीब आदमी जो फुटपाथ पे सो रहा है, यदि उसके लिए नाइट शेल्टर बना दिया, तो हमने उसके फ्रीडम को जो है बढ़ा दिया। तो इस टाइप के फ्रीडम की वो परिकल्पना करते थे, पॉजिटिव फ्रीडम। उनका कहना था कि हमको ऐसा फ्रीडम लाना चाहिए जो फ्रीडम फॉर फियर हो, मतलब किसी का जॉब छीन जाए, हमारा जो लाइवलीहुड है वो खत्म हो जाए, हम सेपरेट हो जाएं। तो ये जो फियर, जो कांस्टेंट फियर जीने की होती है, उससे मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम वांट, मतलब कि खाने का फ्रीडम, तो हमें पैसे की फ्रीडम, मतलब हर समय जो हम फ्रीडम ऑफ वांट की ये हमें नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, उससे हमें मुक्ति मिले। फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, जो कास्ट सिस्टम में था उनके अनुसार से, फ्रीडम फ्रॉम सब्जेक्शन, की कोई हमको अथॉरिटी ना चलाए, दबाए कुचलाए नहीं। इन सब से फ्रीडम जो है, फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, फ्रॉम सब्जेक्शन, उनका कॉन्सेप्शन फ्रीडम का ऐसा था। पॉलिटिकल फ्रीडम की जहां तक बात है, उनका कहना था कि वो फ्रीडम जो रूसो बोलते हैं, यदि हमको फ्रीडम है कि हम अपने लिए कानून खुद बना सकते हैं, हम खुद जो है अपने लिए गवर्नमेंट चुन सकते हैं, यदि ये फ्रीडम हमको है तो हम पॉलिटिकली फ्री हैं। फ्रेटर्निटी उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। ये कम्युनिटेरियनिज्म को दर्शाता है। कम्युनिटेरियज्म मतलब ग्रुप में रहने को, कलेक्टिविज्म को मतलब समाज को, समाज की एकता को, सोशल सॉलिडरिटी को, ब्रदरहुड को दर्शाता है। कमराडरी मतलब सब हाथ में हाथ जोड़ करके जब काम करते हैं, मतलब होता है ना साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलके हाथ बढ़ाना, तो वो कमरेडरी है। लव फॉर फिलो कंट्रीमैन, जिसको पैट्रियटिज्म उनका मानना था कि यदि आप, जो टैगोर भी कहते थे, विवेकानंद भी कहते थे, यदि आप अपने फिलो कंट्रीमैन को प्यार करते हो तो वो एक्चुअली पैट्रियटिज्म है। तो ये उनका जो फ्रेटर्निटी का उनका कॉन्सेप्शन था। और जैसा मैंने आपको बताया कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो ये ट्रिनिटी है, उनके अनुसार से जस्टिस इसी तीन पिलर्स पे रहता है। यदि समाज में, जैसा मैंने आपको बताया, उस तरह की लिबर्टी, उस तरह की इक्वलिटी और उस तरह की फ्रेटर्निटी हो, तो वो समाज जस्ट होगा, जस्टिस प्रिवेल करेगा। ये उनका कॉन्सेप्शन था। उनके पॉलिटिकल थॉट को समझने के क्रम में यदि हम उनके डेमोक्रेसी के आइडिया को देखें, तो वो प्रबल समर्थक थे डेमोक्रेसी के, लेकिन जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसके कई फीचर से वो संतुष्ट नहीं थे। वो एक अलग तरह का डेमोक्रेसी देखते थे जो सोशलिज्म की तरफ जाता था, लेकिन फंडामेंटल राइट को रखते हुए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के समर्थक थे। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेट अस सी हियर कि उनके डेमोक्रेसी के बारे में क्या विचार थे। वो डेमोक्रेसी को दो तरीके से देखते हैं, डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल लाइफ वर्सेस डेमोक्रेसी इन सोशल लाइफ। उनका कहना था कि यदि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देखें तो इट इज एज ए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ पावर, मतलब कैसे पावर को लोग एक्वायर करते हैं, क्या मीन्स होता है, क्या कैसे वोटिंग होती है, कैसे हम अपने रूलर को चुनते हैं, गवर्नमेंट को चुनते हैं, जो इंस्टीट्यूशन बनते हैं, पार्लियामेंट है, जस्ट जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, ये सारी चीजें जो हैं वो डेमोक्रेसी का एक मैनिफेस्टेशन है, जो कि पॉलिटिकल अफेयर को दर्शाता है किसी सोसाइटी के। लेकिन सोशल लाइफ में जो डेमोक्रेसी होती है, वो डेमोक्रेसी फैमिली में कैसी है, वहां पे कितनी इक्वलिटी है, वहां कितना कम ऑपरेशन है, वहां लिबर्टी कितनी है, वर्क प्लेस पे कैसा डेमोक्रेसी, स्कूल में, अदर सोशल इंस्टीट्यूशन में। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी जब वे ऑफ लाइफ में अपना ली जाती है, तब वो एक्चुअल जो है सोशल डेमोक्रेसी होती है। To him, democracy is a mode of social living which enables each individual to unfold her limitless potentialities and capabilities to maximum possible extent without harming the equality, interest and aspirations of other. मायने क्या है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर इंडिविजुअल को ऐसा मौका मिलता है कि गॉड गिफ्टेड जो उसमें इंटेलेक्ट है, वर्च्यू है, उसको लिमिटलेस वो परफेक्ट कर सके, जो रूसो ने भी कहा था। और कोई उसमें जो है रोक टोक नहीं है, कोई उसको दबा नहीं रहा है उसको ऐसा करने से। लेकिन हाँ, केवल उसको एक बात का ध्यान रखना है कि दूसरी की जो राइट है उसको भी उसको बचाए रखना है। ये डेमोक्रेसी है, ये इसेंस है डेमोक्रेसी का। वो एथेनियन डेमोक्रेसी से बहुत प्रभावित थे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लेकिन उनका यह भी मानना था कि मॉडर्न काल में इतने बड़े बड़े स्टेट हो गए हैं कि वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने एक सेकंड बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। वो अब्राहम लिंकन के बहुत बड़े फैन थे, उसी के पार्टी के नाम पे उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी रखा था। उनकी जो डेफिनेशन थी डेमोक्रेसी की, जो बचपन से हम पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो ये उसको बहुत मानते थे कि ये सही है, यही स्पिरिट होनी चाहिए। इसके अलावा डेमोक्रेसी में वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के समर्थक, तो उसके बहुत सारे कारण उन्होंने गिनाए थे। एक तो कि ब्रिटिश रूल होने के चलते यहाँ पे एक ट्रेनिंग हो गई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, यहाँ इंस्टीट्यूशन बन गए बहुत सारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के। तो यदि हम दूसरे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की तरफ जाते हैं तो हमारी ट्रेनिंग का भी महत्व खत्म हो जाएगा और जो इंस्टीट्यूशन है वो भी ध्वस्त हो जाएंगे। इसके अलावा उनका मानना था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में छोटी से छोटी पार्टियों को भी मौका मिलता है कुछ सीट जीतने का, कोलिशन गवर्नमेंट बना
बना करके उसमें सत्ता में भागीदारी बनने का, इससे जो है सोशल जस्टिस लाने में ज्यादा फायदा होगा, इसलिए वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के समर्थक थे। लेकिन वो डिसेंट्रलाइजेशन के घोर विरोधी थे और पंचायती राज सिस्टम के भी। ऐसा क्यों था? वो कास्ट सिस्टम के चलते था। उनका मानना था कि गांव जो है वो कास्ट सिस्टम का डेन है, वहां पे सारे ऑपरेशन वहीं से शुरू होते हैं। यदि इसलिए गांव को यदि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जाएगा तो कभी भी दबे कुचले शोषित जो कास्ट है उनको कभी कुछ हक मिलने वाला नहीं है। उनका मानना था कि एक स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठती है, उसकी सोच बहुत विशाल होगी, वो कास्ट से ऊपर उठ करके निर्णय लेगी और वो पूरे कंट्री में लागू होगी तो कास्ट को एबोलिश करने में हेल्प मिलेगा, इसलिए वो स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट के समर्थक थे। उनका मानना था कि इंडियन सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं है। उसका अगेन कारण उनका कास्ट सिस्टम में अविश्वास था। उसको वो हर इविल जो सोशल इविल है उसका वो रूट कॉज मानते थे। उनका कहना था कि कास्ट सिस्टम के चलते यहाँ ग्रेडेड इनइक्वलिटी, मैंने आपको बताया कैसे ग्रुप वाइज इनइक्वलिटी होती है, कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई समता नहीं है, कोई इक्वालिटी नहीं है कास्ट सिस्टम होने के चलते इंडियन सोसाइटी में। कोई भाईचारा का तो सवाल ही नहीं उठता है, जहां पे कि हिरार्की हो वहां क्या भाईचारा। घेटवाइजेशन है, घेटवाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लोग घेटोज में रहते हैं। जैसे आप देखिए दलित कैसे रहते हैं, गांव के बाहर छोटे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। इवन शहरों में लोग कैसे घेटोज में रहते हैं। इवन गांव में आप देखें तो ब्राह्मण टोला, बनिया टोला, क्षत्रिय टोला, ऐसे टोला बनते हैं, वो भी घेटो ही उनके अनुसार से। तो ऐसे में क्या भाईचारा होगा, क्या डेमोक्रेसी होगी? कन्फर्मिज्म इंडियन सोसाइटी में, इसका मायने क्या होता है? कन्फर्म करना मतलब किसी चीज को मान लेना बिना किसी तर्क के। आपको समाज में जो रूल रेगुलेशन है, भले ही कितने सड़े गले हो, कि उसकी सोशल यूटिलिटी कुछ भी नहीं हो, वो लोगों को दबाता हो, कुचलता हो, लेकिन आप उसको इसलिए मानते हैं कि हजारों साल से उसको लोग कर रहे हैं। ये कन्फर्मिज्म है, इसमें कोई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में हर चीज को तर्क पे तौलने की जो है आजादी होनी चाहिए। ऑथोरिटेरियनिज्म के वो घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि कास्ट सिस्टम तो बिल्कुल ऑथोरिटेरियनिज्म है, जहां की ऊपर के कास्ट वाले नीचे पे अपनी ऑथोरिटी लादते हैं। और उनका ये भी कहना था कि इवन जैसे गांधी जी के पीछे लोग अंधे होकर दौड़ते हैं, वो भी ऑथोरिटेरियनिज्म है। मतलब लीडर्स के पीछे भी बिना तर्क के तुम मत दौड़ो, उनकी बातों को भी तर्क से तौलो, ये डेमोक्रेसी उनका मानना था। उन्होंने बहुत सारे जो है प्रमोट करने के लिए डेमोक्रेसी को उन्होंने स्ट्रेटजी बताया। उसको दो कैटेगरी में रखा जा सकता है, निगेटिव और पॉजिटिव। यदि हम ये देखेंगे समाज में डेमोक्रेसी कैसे बढ़ाएं निगेटिव वे में, तो उनका कहना था कि एंटी ब्राह्मणिज्म एजिटेशन चलाओ, मतलब प्रेस्टहुड जो है वो हर कास्ट को दे दो, क्वेश्चन करो ट्रेडिशन को, कस्टम को, हर चीज को जो है सोशल यूटिलिटी, रीजन और रैशनलिटी से तौलो, जो कि इनलाइटनमेंट से उनको ये थॉट आया था। बुद्धिज्म जो है उनका मानना था कि बहुत ज्यादा समतावादी है, बहुत ज्यादा मोरल है उसमें, उसको अपनाना चाहिए उनके अनुसार से। और जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म जो है किसी भी फॉर्म में हो उसको बिल्कुल नकार दो। पॉजिटिव वे में यदि देखें तो वो उनका मानना था कि वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल अपनाओ पॉलिटिकल लाइफ में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होने चाहिए माइनॉरिटीज को, SC ST को जो उन्होंने दिया भी, एजुकेशन मास एजुकेशन होनी चाहिए, वो सबसे बड़ा लिबरेटिंग फोर्स है एजुकेशन, उनका भी मानना था। सभी सोशल रिफॉर्मर का ये कहना है। एंड देन इनकलकेट द डेमोक्रेटिक वैल्यू इन फैमिली एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। हर जगह उनका कहना था कि माता पिता को परिवार में, स्कूल टीचर्स को स्कूल में, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड से लेकर के सोशल इंस्टीट्यूशन में, सबकी ये दायित्व है कि वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है, मतलब कि इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, उसको इनकलकेट करने में हेल्प करे। वो जो डेमोक्रेसी लाएगा, डेमोक्रेसी वे ऑफ लाइफ बनेगी, जो उनका थॉट था। यदि हम उनके सोशलिज्म पे थॉट देखें, मैंने आपको बताया है कि वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ जाता है, वो मार्क्सिज्म सोशलिज्म से अलग हट करके थे। तो उनका कहना था कि डेमोक्रेसी शुड वर्क टुवर्ड्स सोशलिज्म बट हैव इट्स बेसिस ऑफ रेजिम ऑफ राइट्स। लेकिन जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट या इंडिविजुअल राइट, उसको नहीं त्यागना है। मतलब डेमोक्रेसी को अधिक से अधिक समतावादी समाजवादी रास्ते पे बढ़ना है, लेकिन जो अधिकार हैं व्यक्ति के उसके साथ बनाए रखे। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है कि जो कम्युनिस्ट स्टेट थे, जो मार्क्सिज्म को जिन्होंने अपनाया, उन्होंने इंडिविजुअल राइट को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, तो उसको उसके ये समर्थक नहीं थे। इसके अलावा ये एक सिंगल पार्टी रूल के भी समर्थक नहीं थे। इनका कहना था कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगा। ये बहुत तरह से आप देखिए तो वो उस टाइप का सोशल डेमोक्रेसी है जिसको कि स्कैंडिनेवियन कंट्री, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब अपनाते हैं, जिसको काफी अच्छा माना जाता है, जिसमें कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्सचर है। इसके अलावा यदि आप ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया है कि वो मार्क्सिस्ट को बहुत ज्यादा तो सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी मार्क्सिस्ट के फिलॉसफी से समझने की कोशिश की थी, लेकिन कई मायनों में वो जो है उससे हट गए थे उनकी थॉट।
उन्होंने क्लास स्ट्रगल तो एक्सेप्ट किया था, लेकिन मार्क्सिस्ट मटेरियलिस्टिक अकाउंट ऑफ जो हिस्ट्री था उसको वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म कहते थे। उनका कहना था इसमें आइडिया, थॉट, कल्चर इन सब का बहुत कम स्थान है, तो उसको वो नहीं मानते थे। ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट वायलेंस, वायलेंट रिवॉल्यूशन फॉर चेंज। उनका कहना था सोशल चेंज वायलेंस से नहीं होना चाहिए, किसी तरह का डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को भी वो डिराइड करते थे, दूसते थे। इसके अलावा उनकी जो सोशलिस्ट सोसाइटी स्टेट में उनका मानना था कि मोरल फाउंडेशन के बेसिस पे होना चाहिए, सब कुछ सेकुलर, सब कुछ एथेइज्म। यदि ऐसा होगा जैसा कि वहां पे हुई तो उस वो टूट जाता है। उनका कहना था कि बुद्धिज्म जो है वो एक आपको मोरल फाउंडेशन देता है, जैसे चाइना में भी बुद्धिज्म का काफी जोर है। तो उनका कहना था कि कोई ना कोई मोरल फाउंडेशन पे बेस होना चाहिए सोशलिस्ट सोसाइटी को। ही वॉन्टेड सोशलिज्म टू बी इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यदि उनका वश चलता तो जो इंदिरा गांधी ने किया वो उस समय कर देते, लेकिन केवल नाम का कहने के लिए नहीं, एक्चुअल सोशलिज्म को वो लाना चाहते थे। लेकिन उनके कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी। उनके काफी सारे जो सोशलिस्ट व्यू थे, लाइक राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, ये सबको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ढकेल दिया गया। तो इसलिए वो नाखुश थे कांग्रेस के ड्रिफ्ट फ्रॉम सोशलिज्म। उनका कहना था कि कांग्रेस जो है कैपिटलिज्म के बहुत करीब चली गई है। उनका एक खास विजन था स्टेट सोशलिज्म को लेकर के, क्योंकि उनका मानना था कि यदि स्टेट सब कुछ को एक्वायर कर ले, नेशनलाइज कर ले, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, तो कास्टिज्म खत्म होगा, क्योंकि कास्ट का जो बोलबाला है गांव में वो खत्म होगा। इसलिए वो मानते थे कि सब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को नेशनलाइज हो जाना चाहिए। इंश्योरेंस को स्टेट मोनोपोली में रखना चाहते थे। हर एडल्ट को जो है एक लाइफ पॉलिसी होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। एग्रीकल्चर के बारे में उनके बड़े रेडिकल विचार थे। उनका मानना था कि एग्रीकल्चर कलेक्टिव फार्मिंग, जैसे कि वहाँ रसिया में और चाइना में हो, वैसा होना अच्छा रहेगा। उनका मानना था कि गवर्नमेंट सारे लैंड को एक्वायर कर ले और फिर विलेज को जो है लैंड गवर्नमेंट सौंप दे और उसको सारा खाद पानी बीज दे और कहे कि भाई तुम जो है उगाओ और जो तुम्हारा प्रॉफिट होगा उसको एक पर्टिकुलर रूल के अनुसार से उसको बांट ले। वहां कोई ना तो जमींदार होगा ऐसे खेती में, ना कोई बटाईदार होगा, ना टीनेंट होगा, ना कोई एग्रीकल्चर लेबरर होगा, श्रमिक नहीं होगा, कोई कास्ट प्रिविलेज नहीं होगा। तो इससे जो है उनका कहना था कि एक तो कास्ट खत्म हो जाएगी, समता आएगा, मतलब इक्वलिटी आएगी गांव में, और हमारा सोशल रिफॉर्म हो जाएगा यदि एग्रीकल्चर। ऐसा हुआ नहीं, उसको माना नहीं गया। नेशनलाइजेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। ही वॉज अपोज टू राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी रखा गया था, बाद में उसको बहुत ही स्ट्रगल के बाद हटाया गया, इंदिरा गांधी ने उसको हटाया। लेकिन उनका शुरू से मानना था कि उसको खत्म करना चाहिए, वो गलत है, वो कैपिटलिस्ट थॉट है। इसके अलावा जो मैंने आपको बोला कि उनके बहुत सारे जो सोशलिस्ट विजन थे उसको ढकेल दिया गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, उसको फंडामेंटल राइट में जगह नहीं मिली। तो ये काफी सोशलिज्म के करीब थे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इनका अपना ब्रांड था, जो कि अभी वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हो गया है। यदि हम उनके थॉट सोशल जस्टिस पे देखें, वो चैंपियन थे सोशल जस्टिस के, हम सभी जानते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें भी काफी थॉट वही थे कि कैसे सोशल जस्टिस लाना है, जो दबे कुचले शोषित वर्ग हैं उसको कैसे ऊपर उठाना है। उनके लिए एजुकेशन होना चाहिए, उनको सरकार का समर्थन मिलना चाहिए, उनके लिए लीगल रिकोर्स होना चाहिए, फंडामेंटल राइट होने चाहिए, इस तरह की बातें वो कहते थे। एक एक नजर से मैं देखें एक स्लाइड में, उनके अनुसार से जो सोशल जस्टिस की जो परिभाषा है, सोशल जस्टिस इज कंसर्न विथ इंश्योरिंग लिबर्टी इन पॉजिटिव सेंस, मतलब ऐसी लिबर्टी जो लोगों को कैपेबिलिटी देती है, उसको कुछ करने के लिए लायक बनाती है, मौके पैदा करती है, ना केवल जो निगेटिव लिबर्टी की तुमको भाई हम रोक नहीं रहे हैं, नो कंस्ट्रेन, ऐसा नहीं। पॉजिटिव लिबर्टी, प्रोवाइडिंग फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी, केवल सिंपल की जिसको कहते हैं ना कि जिसके टांग टूटा हुआ है और जो दोनों टांग वाले दोनों को कहे कि तुम भाई इक्वल 100 मीटर का दौड़ो, ऐसा नहीं। फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी जो जॉन रॉल ने कहा था, उस टाइप की बात वो करते हैं। राइट टू ईच इंडिविजुअल, जो जो ये जो राइट्स हैं, लिबर्टी की, इक्वलिटी की, फ्रेटर्निटी की, ये सब इंडिविजुअल को जो है फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए, जो उन्होंने किया भी कॉन्स्टिट्यूशन में वो लेके आए। इन सिक्योरिंग, वो सोशल जस्टिस है उनके अनुसार से, इन सिक्योरिंग द हाईएस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ द कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी में बी कॉल्ड सोशल जस्टिस। मतलब एक ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करना जहां पे हर इंडिविजुअल अपनी जो गॉड ने उसको कैपेबिलिटी दी है, पोटेंशियल दी है, उसको बिना किसी बाधा के यदि उसको परफेक्ट कर सके, उसको अधिक से अधिक बढ़ा सके, रियलाइज कर सके, तो ऐसी व्यवस्था सोशल जस्टिस है। उनके अनुसार से जो जो त्रिमूर्ति थी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसको यदि आप त्रिमूर्ति बोलिए, ट्रिनिटी बोलिए, तो ये जो राइट्स हैं
ये इंश्योर करता है सोशल जस्टिस को, यदि सही मायने में ट्रू स्पिरिट में इन तीनों को लागू किया जाए तो, जैसा मैंने आपको बताया। स्टेट शुड इंटरवीन टू प्रोवाइड कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम आजकल एफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं, वो करना चाहिए। यानी कि आपको जो लोग प्रिविलेज्ड हैं उनकी तरफ से काट करके जो दबे कुचले शोषित हैं उनको देना, ये है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आप डिस्क्रिमिनेट करते हो लेकिन पॉजिटिव कॉज के लिए। टू प्रोवाइड प्रिफरेंशियल एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में कोटा दीजिए, रिजर्वेशन दीजिए, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दीजिए, लेजिस्लेशन में दीजिए रिजर्वेशन, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट दीजिए जो अभी गवर्नमेंट करती है, स्कॉलरशिप लेके आइए SC ST के लिए, हॉस्टल्स दीजिए, उनको बुक फ्री दीजिए, उनको कोचिंग फ्री दीजिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट है सोशल जस्टिस के लिए। Such preferential benefits should be in the inverse proportion of number and condition of the minority, marginalized class और untouchable। जो शोषित वर्ग हैं उनको, उनके कंडीशन को भी आप रैंक कीजिए नंबर के अनुसार। जो बहुत ही कम नंबर में है और बहुत ज्यादा शोषित हैं उनको सबसे ज्यादा जो है आप बेनिफिट दीजिए, इसी क्रम में जो है वो घटते जाना चाहिए। कोई बहुत लार्ज नंबर में कोई दलित है या अनटचेबल्स है और वो वेल ऑफ है इन कंपैरिजन टू अदर दलित, तो उसको कम दीजिए, ये उनका कहना था। लीगल रेमेडीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होनी चाहिए दबे हुए शोषित वर्ग के लिए, दलितों के लिए। ये इंश्योर करता है सोशल जस्टिस, जो उन्होंने किया भी कानून से, जैसे उन्होंने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, मंदिर में घुसना एंड अदर सबको अलाउ कर दिया। इक्वलिटी हमारा जो आर्टिकल 14 है वो किसी भी तरह पे जो है जात पात धर्म पे जो है वो भेदभाव नहीं करता। तो इस तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी और लीगल रेमेडीज के थ्रू सोशल जस्टिस लाने का उनका विजन था। जैसे उन्होंने प्रेम्बल जो उनका ही लिखा हुआ है उसमें वो क्या कहते हैं कि द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट the state to secure to all its citizens justice, social, economic and political, तीनों तरह के जस्टिस को इंश्योर करना है स्टेट को, along with liberty, equality and fraternity। तो ये उनका विजन था सोशल जस्टिस का, जो कि इंश्राइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। उनके अनुसार से कास्ट सिस्टम को एबोलिश करना बहुत जरूरी है सोशल जस्टिस लाने के लिए। मैंने आपको कास्ट सिस्टम के बारे में बता ही दिया। उनका कहना था कि कास्ट सिस्टम में वो सारी बुराइयां हैं जो सोशल जस्टिस के अगेंस्ट है। जब तक आप कास्ट सिस्टम खत्म नहीं करोगे तब तक ना तो आप जो है सोशल जस्टिस ला सकते हो, ना इकोनॉमिक जस्टिस ला सकते हो, ना पॉलिटिकल जस्टिस और फ्रीडम ला सकते हो। तो ये उनका व्यू था सोशल जस्टिस के बारे में। यदि हम एक क्रिटिकल असेसमेंट करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली वो मॉडर्न मनु थे, लॉ गिवर, जिन्होंने हमें इतना वंडरफुल एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। आज भी वो दलितों, शोषितों, वंचितों की रक्षा करता हुआ नजर आता है। सबके लिए उठ खड़ा होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब ने हमें दिया। While Gandhi fought for freedom from colonial rule, Ambedkar fought for a broader liberation from exploitation and oppression for the marginalized communities। ये जो है ये सब मैंने लाइन गैल ओम्बेड से लिए हैं जिन्होंने बुक लिखा था टुवर्ड्स एन एनलाइटनमेंट, इनलाइटेंड इंडिया, अंबेडकर टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड इंडिया। उससे डेफिनेटली यदि गांधी जी ने पॉलिटिकल फ्रीडम हमें दिलाया तो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज थे, दबे कुचले शोषित वर्ग थे, उनके एक्सप्लॉयटेशन ऑपरेशन को खत्म करने, लिबरेट करने के लिए बाबा साहब ने काम किया। सम ऑफ हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम में सीम टू बी वेरी हार्श। आपको लगता होगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट, सबको हटा दो, इस पे गांधी जी ने भी काफी कठोर इस पे जो है रिएक्शन दिया था। उनका कहना था कि हम अंदर से रिफॉर्म करना चाहिए, हिंदू नहीं तो टूट जाएंगे और फिर उससे किसी का भला नहीं होगा हिंदू सोसाइटी के ब्रेक होने से। और सब कुछ जो उनको मिला है, गांधी जी कहना था, वो तो इसी सोसाइटी के फ्रेमवर्क में ही तो मिला है उनको, इतनी ऊंची शिक्षा, इतना हेल्प, इतना इज्जत, इतनी सारा मान सम्मान। बट वी शुड अप्रिशिएट द कॉन्टेक्स्ट इन विच ही वाज मेकिंग दिस ऑब्जर्वेशन। ये हमें याद रखना चाहिए, उन्होंने पूरी कोशिश ईमानदारी से की। टेम्पल सत्याग्रह करके, पॉन्ड से पानी पीने को लेकर के, साथ डाइनिंग करना, इंटरकास्ट मैरिज, क्या नहीं किया उन्होंने, लेकिन सब में उनको अपोजिशन झेलना पड़ा। इससे उन्होंने तंग आकर के एक रेजिग्नेशन के वे में उन्होंने कहा कि मैं हिंदू मरूंगा नहीं, और अपने समर्थकों के साथ उन्होंने, तो एक तरह समझिए कि वो हार गए इस व्यवस्था से, कास्ट सिस्टम से। वन हाउएवर मे ऑब्जेक्ट टू हिज रिजेक्शन ऑफ इंटायर हिंदू रिलीजन। ये तो थोड़ा सा हार्श हो जाता है, कई लोग कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम के चलते आप हिंदू रिलीजन को ही आप क्यों छोड़ना चाहते हैं, उससे तो पूरा जो है समाज ही टूट जाएगा। गांधी जी tried to bring equality and social reform while maintaining Hindu framework। उसके दायरे में रह करके उन्होंने समता लाने की कोशिश की, सोशल रिफॉर्म करने की कोशिश की बहुत ज्यादा। लेकिन अंबेडकर वॉज द ग्रेट लिबरेटर फ्रॉम द फ्रेमवर्क इटसेल्फ। वो उस फ्रेमवर्क से ही मुक्ति दिलाने का उन्होंने काम किया, खास करके
वंचित, शोषितों और दलितों के लिए। इसीलिए यदि गांधी जी हमारे लिए बापू हैं तो अंबेडकर जी हम लोगों के लिए बाबा साहब हैं, जिन्होंने हमें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये रेफरेंसेस हैं जो हैं, और इससे कई गुना ज्यादा आपको पता है मैं रिसर्च करता हूं, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो मैंने देने की कोशिश की है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे पैशन को बनाए रखने के लिए प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके हर कमेंट का मैं जवाब देता हूं, आपको पता है। और अब तो आपका अपना वेबसाइट है paulsciencehelp.in, उस पे इसका पीडीएफ मिलेगा, वहां जाएं, लोगों को बताएं, ईमेल करें। आपके ईमेल मिलते हैं, मैं उसका जवाब भी देता हूं। टेलीग्राम चैनल और ट्विटर से भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक्स अगेन, गुड विशेस, बी सेफ, हैप्पी, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।